हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार मैथ। तो बेसिकली हमने 3 यूनिट कवर की हैं एडवांस अलजेब्रा में। चूँकि टाइम ना मिलने के कारण हम सारी यूनिट कवर नहीं कर पाए, लेकिन आप लोगों का शायद परसों एग्ज़ाम है, तो उसको उसको देखते हुए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूं या समझा दूं कि क्या क्या यूनिट 4 में आने वाला है, और उससे रिलेटेड क्या उसका सिलेबस तो आप लोगों को पता है पहले से। जो टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो रिजल्ट या थ्योरम्स बनती हैं, थ्योरम प्रूफ करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम कम है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स बनती हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। और जो कॉन्सेप्ट हैं, मेन कोर कॉन्सेप्ट इसमें दो हैं। एक स्प्लिटिंग फील्ड का है, कोर कॉन्सेप्ट जो आएंगे वो दो आएंगे। एक स्प्लिटिंग फील्ड और दूसरा गैल्वास थ्योरी। इनकी एक बहुत बढ़िया कहानी है। कहानी ये है कि जो गैल्वा थे, ये 17 ईयर के बाद जो है नहीं रहे, और इनका जो ये पेपर मतलब पब्लिश हुआ, ये काफ़ी दिन बाद हुआ। इनको पता भी नहीं था कि इनकी जो गैल्वा थ्योरी इन्होंने लिखा है, फील्ड थ्योरी के आगे वाला जितना भी टर्म होता है वो गैल्वा थ्योरी के अंतर्गत आता है ना। सारी फील्ड यूज़ होती हैं इसमें। इनको पता भी नहीं है कि इनका ये पेपर चल रहा है। काफ़ी दिन बाद कोई मैथमेटिशियन के घर गया, तब जाके देखा कि अच्छा ये ऐसा, इसने तो पहले से रिसर्च कर डाली, उसके बाद इनका पेपर पब्लिश हुआ था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो विकीपीडिया पे जाके ज़रूर देखिएगा। ये एआई से पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है और गैल्वा थ्योरी, हमने 3 यूनिट कवर की हैं। पहली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में है। जैसे उसमें आपको प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम हमने पढ़ाई थी, है ना। बेसिस थ्योरम क्या होती है इसको भी बताया, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है एलिमेंट्री डिवाइजर वाले क्वेश्चन और इनवेरिएंट फैक्टर वाले क्वेश्चन। इनको तो छोड़ना ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनसे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, और बहुत सारा टॉपिक ये भी है ना। तो आप देखते हैं स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है। सबसे पहला काम कि इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि स्प्लिटिंग फील्ड। स्प्लिटिंग फील्ड होता है जैसे मान लो कोई आपके पास फील्ड है और उसकी एक एक्सटेंशन फील्ड है। देखो, एन एक्सटेंशन फील्ड के ऑफ एफ। तो एफ कोई भी फील्ड है और एफ की एक्सटेंशन फील्ड हमारे पास के है। इसको हम कहेंगे स्प्लिटिंग फील्ड इज कॉल्ड स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ओवर एक्स। ओवर एक्स का मतलब ये है कि ये जो फील्ड है, इस फील्ड से बनने वाला जो हमारा पॉलिनॉमियल होगा उसको हम बोलते हैं एफ ओवर एक्स। जैसे एफ तो फील्ड होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास Z2 है, फाइनाइट फील्ड। अगर इसके आगे आप x लगा देते हैं तो ये Z2 बन गया। इस फील्ड के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो किस तरीके के होंगे, वो ऐसे होंगे A0 प्लस A1x प्लस डॉट 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 A n x की पावर n। ये होती है पॉलिनोमियल। और जहाँ पे ये सारे कोफिशिएंट हैं, ये आई, मैं आई लिख रहा हूँ, और आई की जो चॉइस है वो 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ से लेके n तक की है। ये चॉइसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ जो ये कोफिशिएंट आ रहे हैं एक्स के, ये कहाँ से आएंगे, ये आपके फील्ड Z2 से आएंगे। कहाँ से आएंगे, Z2 से आएंगे, सॉरी। तो ये बिलोंग करेगा आपका कहाँ पे, Z2 के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके के एलिमेंट हैं इस फील्ड के अंदर Z2x। मतलब जो Z2x से बनने वाला पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। अब ये कह रहा है कि एन एक्सटेंशन फील्ड के ऑफ एफ इज कॉल्ड स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ फोर एक्स, है ना। स्प्लिटिंग फील्ड कहेंगे कब कहेंगे, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि जो भी आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन, वो लीनियर फैक्टराइज हो जाए, और कहाँ पे हो जाए, ओवर के। लिखो एफ एक्स कैन बी फैक्टर्ड, एफ एक्स कैन बी
फैक्टर्ड लीनियर ओवर के fx कैन बी फैक्टर्ड इन लीनियर ओवर के। ये क्या है? ये आपका एक एक्सटेंशन फील्ड है। किसका एक्सटेंशन फील्ड है? यफ का। कैसे? इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, यफ का एक्सटेंशन फील्ड है के। दिस इज अ साइन ऑफ एक्सटेंशन फील्ड। अब देखो, पहला कंडीशन ये कि एफ एक्स को लीनियर फैक्टर होना पड़ेगा। लीनियर फैक्टर का मतलब 1 डिग्री की पॉलिनॉमियल में उसको फैक्टराइज करो। अब उसके जो भी रूट्स बनेंगे, जैसे पॉलिनॉमियल है, फैक्टराइज करेंगे तो कोई ना कोई उसका रूट आएगा। अब रूट रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। जैसे यहाँ पे मान लो आपको फील्ड जो दी जाए वो यहाँ पे रियल हो, तो इसका निकल आया रूट कैसा? कॉम्प्लेक्स। तो हम ये कहेंगे कि ये जो पॉलिनॉमियल है वो इस फील्ड के अंदर फैक्टराइज नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आपको रियल रूट मिल रहा है, और जबकि यहाँ पे क्या है? नहीं, यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहा है और यहाँ पे क्या है? रियल रूट है, तो इसलिए नहीं बन सकता। रियल फील्ड होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स रूट इसके अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि एफ एक्स कैन नॉट बी, लिखो एफ एक्स नॉट बी फैक्टर, fx cannot be factor into linear over any subfield, any subfield k containing f, containing f। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स कैन नॉट बी फैक्टर इनटू लीनियर ओवर एनी सबफील्ड के कंटेनिंग एफ। कहने का मतलब ये है, जैसे एफ जो है, एफ का एक्सटेंशन फील्ड क्या है? के है। इस तरीके से एफ का एक्सटेंशन फील्ड के है, तो ये कह रहा है कि जो भी पॉलिनॉमियल आप लाओगे कैन नॉट बी फैक्टर इनटू लीनियर, मतलब वो 1 डिग्री में फैक्टर ना हो पाए। कहाँ ना हो पाए? एनी सब फील्ड ऑफ के, मतलब मान लो के की कोई भी सब फील्ड यहाँ पे आपको मिले। जैसे मान लो हमने कह दिया कि के की कोई सब फील्ड आपको मिल गई, एफ डैश, ये सब फील्ड मिल गई, और इसको हम सबसेट टाइप से लिख रहे हैं इस तरीके से। एफ डैश जो है वो के का सबसेट है और एफ को अपने अंदर कंटेन करता है। कंटेन करने का मतलब कि ये है कि एफ के अंदर जितना एलिमेंट होगा वो सारा का सारा एफ डैश के अंदर होगा, और एफ डैश के अंदर जितना एलिमेंट होगा वो सारा का सारा के अंदर होगा। तो कहने का मतलब ये है सेकेंड स्टेटमेंट का कि एफ एक्स जो है वो लीनियर फैक्टर ना हो, कहाँ पे? इस एफ डैश में, और जो एफ को कंटेन कर रहा हो। कहने का मतलब ये जो एफ डैश वाला फील्ड हम एक्स्ट्रा अलग से लेके आ रहे हैं वो यहाँ पे ना मिले। अगर वो मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्प्लिटिंग फील्ड नहीं बनेगा। अब इन्हीं दो बातों का यूज करके इससे रिलेटेड हम एग्जांपल करेंगे कि कौन सा पॉलिनॉमियल स्प्लिटिंग फील्ड बनता है, कौन सा नहीं बनता है। एग्जांपल से ज़्यादा बेटर आप समझ पाएंगे। देखो, जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल कि एफ का एक्सटेंशन फील्ड जैसे मैंने माना के है, इस तरीके से के को मैंने चूज किया कि सी है। क्या है यार, के को मैंने चूज किया ये सी है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। और एफ एक्स हमने ले लिया, एफ एक्स को ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर, इस तरीके से ले लिया, ठीक। तो अब ध्यान दो, जैसे एफ को हमने ले लिया आर ऐसे, तो यहाँ से ये बात तो पता चली कि सेट ऑफ रियल नंबर हो जो होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर का एक्सटेंशन फील्ड जो होता है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये जाहिर सी बात है कि आर जो होगा वो सबसेट होगा किसका? सी का। अब ध्यान दो, ये जो पॉलिनॉमियल लिया है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर 0 के बराबर आप रखेंगे और यहाँ से इसके रूट्स निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या आएगा, यक्स प्लस आई बनेगा और यक्स माइनस आई बनेगा। रूट्स निकालना ज़रूरी है क्योंकि अभी जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी इसमें पहला यही है कि एफ एक्स कैन बी फैक्टर्ड इनटू लीनियर ओवर के, मतलब एफ एक्स को हमें फैक्टराइज करना है और कैसे वो फैक्टराइज हो, के अंदर लीनियर हो। और जहाँ पे के क्या है, के देखो ये बाद वाला फील्ड है, ये बाद वाला फील्ड है, बाद वाला फील्ड क्या है, सी। यहाँ पे क्या है, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से हमको ये बात पता चली कि ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है x प्लस आई और x माइनस आई, यानी इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज हमने किया, यहाँ से जो रूट्स निकले वो क्या है, x बराबर आई आया है और माइनस आई आया। ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, यानी ये के अंदर जा रहे हैं। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट देखो, अब कह रहा है कि एफ एक्स कैन नॉट बी फैक्टर इनटू लीनियर ओवर एनी सब फील्ड ऑफ के। अब जरा ध्यान दो, क्या आपको आर और सी के बीच में, जैसे ये आर है, आर मान लो यहाँ पे मैं कोई एफ ले रहा हूँ या एफ डैश ले लेता हूँ, और ये हमारे पास सी है, आर और सी के बीच में क्या आपको कोई भी ऐसा एफ डैश मिलेगा जिसके अंदर ये प्लस आई और माइनस आई आ जाए, पहली कंडीशन। दूसरी बात, ये आर पूरा का पूरा इसके अंदर चला जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक क्यों आई टर्म होता है, क्यों आई के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ए प्लस आई बी टाइप के, जहाँ पे ए और बी की जो चॉइस है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर से होती है। क्यू का मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, इस तरीके का सेट है। तो ये जो आई और माइनस आई है, क्या हम इसको क्यू आई के अंदर पहुंचा सकते हैं? जाहिर सी बात है कर सकते हो। कैसे? अगर ए को आप 0 ले लो और बी को आप 1 ले लो तो आई बन गया। अगर ए को आप 0 ले लो, बी को -1 ले लो तो ये माइनस आई बन गया। ये दोनों के दोनों टर्म जो है क्यू आई के अंदर है। तो अगर मैं एफ डैश को यहाँ पे क्यू आई ले भी लेता हूँ तो तय है कि क्यू आई सी का सबसेट होगा। भाई सी जो होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सबसे बड़ा होता है मैथ में, इसका सबसेट तो बनेगा। लेकिन समस्या यहाँ पे आ जाएगी, ये जो आर है वो क्यू आई का सबसेट नहीं है भाई। ये जो आर है ये सबसेट क्यू आई का नहीं है। क्यों? आर जो होता है वो क्यू आई से बड़ा होता है, रेशनल नंबर से रियल नंबर बड़ा होता है। ये रेशनल नंबर ऐसा है जो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने अंदर रख रहा है, बस इतनी सी बात है। तो कहने का मतलब है ये इस तरीके से नहीं हो सकता। अगर ये इस तरीके से हो जाता तो हम कह देते। तो इसका मतलब ये हुआ जो सी है वो क्या है, यहाँ पे जो सी है वो एक्सटेंशन फील्ड हुआ किसका, आर का। और एक्सटेंशन तो होगा ही, इसके साथ में कौन सा इस एक्सटेंशन होगा, ये स्प्लिटिंग फील्ड बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखो, अब यहाँ पे लिखो सी इज स्मॉलेस्ट, सी इज स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन such that fx can be linear factor, fx can be linear factor, fx क्या हो रहा है, लीनियर फैक्टर हो रहा है, कहाँ पे, इन सी में, है ना। तो हम कहेंगे देन सी इज splitting field of fx over r, then c is splitting field of fx over r। ये बात समझ में आई होगी। स्प्लिटिंग फील्ड से हमारा बस इतना कंसर्न है, जो आर का हमने ये लिया कि आर का एक्सटेंशन फील्ड सी है, इतना चेक करना है। जो भी पॉलिनोमियल आपको दी जाए, जैसे हमने अभी पॉलिनोमियल ली एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर किसी के मन में चल रहा हो कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले सकता है, तो अगर आप इसके भी रूट्स निकालोगे 0 के बराबर पुट करोगे तो x बराबर +-√2i आएगा। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ठीक। तो ये जाहिर सी बात है सी के अंदर जा रहा। आपको देखना है कि ये जो है
डिग्री का पॉलिनोमियल सिंगल डिग्री में आप इसे कन्वर्ट करो, सिंगल डिग्री में मतलब लीनियर फैक्टर में तोड़ो, और वो जो लीनियर फैक्टर है वो सी के अंदर जाने चाहिए, सी के अंदर जाएगा 100%। मतलब लीनियर फैक्टर यहाँ बना क्या, ये बना x माइनस रूट टू आई, और एक ब्रैकेट में बनेगा x प्लस रूट टू आई। अभी जो रूट टू आई है, मतलब ये जो रूट्स मिल रहे हैं, एक रूट टू आई और एक माइनस रूट टू आई, ये सी के अंदर जा रहे हैं 100%, कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर जा रहे हैं। दूसरी बात आपको ये देखना है कि इन दोनों के बीच में ऐसा कोई फील्ड आपको ना मिले, जैसे यहाँ पे आर है, यहाँ पे सी है, इसको सबसेट बनाओ, एक यहाँ पे एफ डैश लिखो। क्या कोई ऐसा एफ डैश मिलेगा, कोई ऐसा एफ डैश आपको ढूंढना है जिसके अंदर रूट टू आई और माइनस रूट टू आई जाए। सकते हैं सर सी ही होगा, सी तो सी का सबसेट होता है, आर सी को भी कन्वर्ट करता है, तो ये दोनों तो सेम हो गए ना, तो ये तो यही बात हो गई जो मैंने लिखी है। अब आप सोचोगे क्यों आई भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्यों आर जो है क्यों आई का सबसेट नहीं है, क्यों आई आर का सबसेट होता है। लेकिन इसका सेकंड स्टेटमेंट से कंसर्न ये भी बनता है कि आर को भी क्यों आई का सबसेट होना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो सी है वो स्प्लिटिंग फील्ड है इसका, इन दोनों पॉलिनोमियल्स का ओवर एफ जो दिया जाता है, ओवर आर। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी बात समझो, अगर इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम चेंज करें, जैसे हम ले एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये पॉलिनोमियल मैंने लिया, अब की बार ये पॉलिनोमियल लिया ओवर क्यू एक्स। ये क्या है, एक्स का मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल का सेट है, उस पॉलिनोमियल का कलेक्शन है जिसके अंदर जो कोफिशिएंट हैं वो रेशनल नंबर से आ रहे हैं। अब देखो यहां से हमको एक बात पता चलती है कि अगर आप इसके रूट्स निकालना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो करेंगे, इसे फैक्टराइज करो पहले, तो ये आएगा एक्स प्लस आई और ये आ जाएगा एक्स माइनस आई, है ना। अब देखो क्यू का एक्सटेंशन फील्ड जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे सी होता है, क्यू का एक्सटेंशन फील्ड आर भी होता है और क्यू का एक्सटेंशन फील्ड सी भी होता है। तो मैं पहला ये केस डिस्कस करूंगा, दोबारा ये वाला केस कर लूंगा। अब देखो ये दोनों लीनियर फैक्टर हो गए, वहाँ पे लीनियर फैक्टर हो गए, एक्स बराबर आपका प्लस माइनस आई आया, वो कहाँ सी के अंदर जा रहा है, 100% जा रहा है। बट अब दूसरी बात आपको ये समझाना है कि क्यू और सी के बीच में कुछ एग्जिस्ट करता है क्या, यस मिलता है क्या क्यू आई, और ये ऐसा है जो क्यू आई सी का सबसेट है, बिल्कुल है। क्यू आई के अंदर ये प्लस माइनस आई आता है, 100% आता है, लेकिन ये जो क्यू है सेट ऑफ रेशनल नंबर से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रेशनल नंबर ये बड़ा होता है, यानी कहने का मतलब ये जो वैलिड फील्ड हमने यहाँ पे लिखा है, ये क्यू आई जो लिखा है वो क्यू और सी के बीच में वैलिड है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें ये बात पता चली कि क्यू आई जो है उसका एक्सटेंशन सी है, क्यू का एक्सटेंशन क्यू आई है, समझो क्यू का एक्सटेंशन फील्ड क्यू आई है और क्यू वाई का एक्सटेंशन फील्ड क्या है, सी है। अब की बार ये हुआ कि जो सी है ये क्यू का स्प्लिटिंग फील्ड नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि इसके बीच में आपको एक क्यू आई मिल गया जो क्यू को अपने अंदर रख रहा है यानी कंटेन कर रहा है, और जो क्यू आई के अंदर ये लीनियर फैक्टर भी बन रहा है। तो कहने का मतलब जस्ट सिंपल है, आप क्या करोगे इसमें लिखोगे जो सी है, सी इज नॉट, यहाँ पे लिखो सी इज नॉट स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ क्यू। सी जो है क्यू का स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि क्यू का स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन क्या है, क्यू आई है। इसका मतलब ये नॉट स्प्लिटिंग फील्ड होगा, नॉट स्प्लिटिंग फील्ड। पीछे वाले केस में सी स्प्लिटिंग फील्ड बन गया था, लेकिन इस केस में स्प्लिटिंग फील्ड नहीं बन रहा है ना, क्यू का स्प्लिटिंग फील्ड सी नहीं होगा, पहले वाले केस की बात कर रहे हैं। तो क्यू का स्प्लिटिंग फील्ड होगा क्या इस वाले पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्यू आई इसका स्प्लिटिंग फील्ड बन जाएगा। तो यहाँ से अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाए ट्रू फॉल्स में कि क्यू आई इज स्प्लिटिंग फील्ड
क्यू आई इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन क्यों, दिस इज ट्रू या फॉल्स। तो आपको आंसर क्या लगा के आना है कि ये सही होगा। ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऐसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखिएगा, क्यू रूट टू कमा रूट फाइव इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स अब की बार दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस टू ओवर क्यू रूट फाइव, बट बट नॉट ओवर क्यू, नॉट ओवर क्यू। कैसे, देखो, सबसे पहला काम आपको इसमें सोचना ये है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया जाए, जैसे इसको हमें दिखाना है दिस इज अ स्प्लिटिंग फील्ड, इसके इसके स्प्लिटिंग फील्ड है ना, मतलब क्यू रूट टू का रूट फाइव जो है स्प्लिटिंग फील्ड किसका, क्यू रूट फाइव का, बट ओवर क्यू नहीं है। कैसे, देखो, जैसे जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आएगा एक्स माइनस रूट टू, एक ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस रूट टू। इसको ब्रेक कर लिया, ये कहाँ पे ब्रेक हुआ है, ओवर ओवर क्यों रूट टू कामा रूट फाइव, इसके अंदर जा रहा है ना, जो एक्सटेंशन फील्ड है उसके अंदर जाना चाहिए, उसके अंदर जा रहा है भाई। कैसे जा रहा है, अब जाहिर सी बात है एलिमेंट लिखना आपको आना चाहिए। जब भी इस टाइप का फील्ड मिलेगा आप कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी रूट टू प्लस सी रूट फाइव प्लस डी रूट, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो फाइव टू ज़ा कितना होता है 10। ठीक, सच डैट जहाँ पे ये जो ए बी सी डी हमने कांस्टेंट लिखे हैं, ए बी सी कमा डी, ये सारी की सारी चॉइसेस कहाँ से होंगी, रेशनल नंबर से होंगी। इस तरीके का ये बनेगा। अब कह रहा है कि ये जो प्लस रूट टू है और माइनस रूट टू है, दो टर्म है ना, क्या इसके अंदर आ रहे हैं, आ जाएंगे भाई। आप क्या करो, ए को जीरो ले लो, बी को जीरो ले, सी को जीरो ले लो, ए को जीरो ले लो, और बी को एक बार वन ले लो और एक बार माइनस वन ले लो। तो जब वन लेंगे तो प्लस रूट टू आ जाएगा, और माइनस वन लोगे तो माइनस का रूट टू आ जाएगा। यानी दोनों के दोनों यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे, रूट्स, किसके अंदर, इसके अंदर मिल जाएंगे, इस वाली फील्ड के अंदर। तो कहने का मतलब पहला काम यही होता है कि इसको हम लीनियर फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि हम इसको लीनियर फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ से कर लिया लीनियर फैक्टर, किस में कर लिया, इस वाली फील्ड में जो क्वेश्चन के अंदर आपको दी गई है। ठीक, अब देखो, अब ये स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन बनेगा किसका, हमको ये तो सोचना है। ये जो आपका क्यू रूट टू है, ये हमारे पास क्यू टू कामा रूट फाइव, ये एक्सटेंशन किसका है, क्यू रूट फाइव का भी है कि नहीं, और ये एक्सटेंशन क्यू रूट टू का भी है, ये एक्सटेंशन क्यू रूट टू का भी है। ऐसे ये एक्सटेंशन क्यू का भी है, ऐसे। लेकिन ध्यान दो, अब हम ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है इस वाले केस में आपको क्यू रूट फाइव सबसेट बनेगा और ये सबसेट बनेगा क्यू रूट टू कामा रूट फाइव का। क्या आपको यहाँ पे कोई ऐसा यफ मिलेगा, एफ डैश, जिसके अंदर क्यू रूट फाइव आ रहा हो और ये एफ डैश इसके अंदर जा रहा हो, और दूसरी बात यह है कि इस यफ डैश के अंदर वो लीनियर फैक्टर बन रहा हो। तो जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्यू रूट टू लिया, भाई क्यू रूट टू के अंदर ही तो एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू आएगा पीछे वाला पॉलिनोमियल, तो वो इसका सबसेट है, सही बात है, और इसके अंदर लीनियर फैक्टर भी हो रहा है। लेकिन समस्या इस बात की है कि क्यू रूट फाइव जो है वो सबसेट इसका नहीं बनता है, मतलब इसके बीच में ये एफ डैश हमको नहीं मिलेगा। और जब ये एफ डैश नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर माइनस था ना, एफ एक्स हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस टू, है ना, ये क्या है, ओवर ओवर क्यू रूट फाइव, मेरे पास क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है।
स्प्लिटिंग फील्ड ए ओवर क्यू रूट 5 बनाएगा, लेकिन ओवर क्यू नहीं बना सकता। इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि क्यू का सबसेट होता है क्यू रूट 5, 100% होता है, और क्यू रूट 5 का सबसेट होता है क्यू रूट 2 कामा रूट 5। ठीक, तो यहाँ से इस क्यू रूट 5 के अंदर, क्यू रूट 5 के अंदर ये वाला टर्म, इसके मतलब क्यू रूट 2 ले लो, यहाँ पे क्यू रूट 2, क्यू सबसेट होता है किसका, क्यू रूट 2 का, और ये सबसेट किसका होता है, क्यू रूट 2 कामा रूट 5। क्यू रूट 2 के अंदर ये फैक्टराइज पॉलिनोमियल हो जाएगी, और ये क्यों भी इसका सबसेट होता है, यानी इन दोनों फील्ड के बीच में एक फील्ड हमको मिल गया ना। ये फील्ड मिलना नहीं चाहिए था, अगर मिल जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो होगा, जो एफ एक्स हमने यहाँ पे लिखा है, इसी एफ एक्स को आगे लिखते हैं कि एफ एक्स, जो एफ एक्स है हमारे पास, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर क्यों, नॉट स्प्लिटिंग फील्ड। आई थिंक स्प्लिटिंग फील्ड वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये कैसे चल रहा है ना, स्प्लिटिंग फील्ड वास्तव में है क्या, है ना। चलो भाई, ये बात तो आप समझ गए। अब जैसे एक पॉलिनोमियल मैं और देता हूँ, जैसे क्वेश्चन के तौर पे देखो कि फाइंड स्प्लिटिंग फील्ड एफ एक्स, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड स्प्लिट एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 6 ओवर क्यों, ओवर क्यों एंड आर। अब ओवर क्यों आपको और ओवर आर, इसका स्प्लिटिंग फील्ड आपको दिखाना है कि क्या होगा। तो पहला कंसर्न यही होता है हमारा कि हम ट्राई ये करें कि इसको फैक्टराइज करें, किसमें, लीनियर फैक्टर में। जैसे एफ एक्स है हमारे पास, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 6। फैक्टराइज जैसे आप करोगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक ब्रैकेट में आएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक ब्रैकेट में आएगा, करके देखिएगा 4 डिग्री का है, ऐसे ही बनेगा। इसको फिर से जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा एक्स माइनस रूट 2 एक ब्रैकेट में, फिर आएगा एक्स प्लस रूट 2 एक ब्रैकेट में, ये आएगा एक्स माइनस रूट 3 एक ब्रैकेट में, और आएगा एक्स प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में। इस तरीके से ये बना। तो यहाँ से x की जो चॉइसेस आई हैं वो आई है x बराबर प्लस माइनस रूट 2 कमा प्लस माइनस रूट 3, ये दोनों टर्म आने चाहिए, है ना, रूट 2 और रूट 3। अब देखो ये रूट 2 रूट 3 किस फील्ड के अंदर आते हैं, रूट 2 और रूट 2 3 किस फील्ड के अंदर आते हैं। जैसे क्यों है, क्यों का एक स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन अगर हम ये ले लें क्यू रूट 2, तो क्यू रूट 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, रूट 2 आएगा और माइनस रूट 2 आएगा, लेकिन ये रूट प्लस रूट 2 और माइनस रूट 3 तो इसके अंदर नहीं आएगा, तो ये नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, अगर क्यू का एक्सटेंशन, समझो यहाँ पे, अगर मैं क्यू का एक्सटेंशन, क्यू का एक्सटेंशन ये ले लूँ क्यू रूट 2 कामा रूट 3 इस तरीके से। अब इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, ए प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 प्लस डी रूट 6, जहाँ पे ए बी सी डी की जो चॉइसेस हैं वो सेट ऑफ रेशनल नंबर से होंगी। अब देखो ध्यान से, क्या क्यू और क्यू रूट 2 रूट 3 इसके अंदर कोई एफ डैश ऐसा मिलेगा इसका भी सबसेट हो और इसके अंदर ए फैक्टराइज हो रहा हो, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 3 इसके अंदर मिल रहा हो, ऐसा नहीं मिलेगा। आपको इसी के अंदर मिलेगा भाई। आप जैसे ही क्या करोगे, बी को एक बार प्लस माइनस 1 ले लो, प्लस माइनस 1 लोगे तो क्या आएगा रूट 2, बाकी सबको जीरो ले लो, ए कमा सी कमा डी इन सबको क्या ले लो जीरो, तो प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस 1 किसको ले लो, सी को ले लो, और बाकी सबको जीरो ले लो तो प्लस माइनस रूट 3 आ जाएगा, है ना। तो इसके अंदर तो आपको ये दोनों मतलब जो चार हमारे पास रूट्स आए हैं पॉलिनोमियल के वो मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू का स्प्लिटिंग फील्ड एक्सटेंशन मान ला ना, तो क्यू का स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन क्या हुआ, क्यू रूट 2 और रूट 3, ये हुआ स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन, क्या हुआ स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन, और जो स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन होता है वही क्या बनाता है, स्प्लिटिंग फील्ड ओवर क्यू, स्प्लिटिंग फील्ड ओवर क्यू, ये क्या बनाएगा, स्प्लिटिंग फील्ड बनाएगा। समझ में आई बात,
लेकिन अगर कहो कि क्यू रूट 2 बना दे या रूट 3 बना दे तो वो बनाना पॉसिबल नहीं है। ओके, अब जैसे कभी कभी होगा इस तरीके से कोई आ जाए, इस तरीके का कोई फील्ड आपको मिले, जैसे किस तरीके का कि फाइंड स्प्लिटिंग फील्ड, क्वेश्चन है फाइंड स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर क्यू, इसका स्प्लिटिंग फील्ड निकालना। देखो सबसे पहले तो इसको लीनियर फैक्टर करोगे, लेकिन ये एफ एक्स जो है हमारे पास कैसा होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो यह आ जाएगा एक्स माइनस 1 फैक्टराइज करने पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएगा बराबर 0। ये हो गया एक्स माइनस 1। इसको जब फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, इसके जो रूट्स आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्त्री धरा 4 अगर इसमें लगाओगे तो एक्स बराबर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4ac होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 4 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i डिवाइड बाई 2। तो इसमें दो टर्म आए हैं, माइनस 1 प्लस रूट 3i डिवाइड 2 और माइनस 1 माइनस रूट 3i डिवाइड बाई 2। एक को अल्फा मान लो और एक को क्या मान लो, बीटा। ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा बराबर 0। इसके अंदर आपको ये दिखा कि एक रूट आपको रियल मिल रहा है और दो रूट कैसे मिल रहे हैं, आपको कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं। तो जब भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिखे तो जो आपको स्प्लिटिंग फील्ड मिलेगा, जो आपको स्प्लिटिंग फील्ड मिलेगा, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आपको स्प्लिटिंग फील्ड यहाँ से निकालना होगा। क्या, ये निकालो एक्स क्यूब बराबर 1 लिखो, यहाँ पे लिख लो एक्स बराबर 1 की पावर क्या आ जाएगा 1/3, पावर इधर भेज दो। अब ये जो है ना, जो इसका एक्सटेंशन मिलेगा क्यू का एक्सटेंशन, क्यू का एक्सटेंशन हो जाएगा क्यू टाइम्स 1 की पावर 1/3, बस सिंपल थी। यहाँ से आप एक रिजल्ट बना लो। क्या रिजल्ट बनाओगे, ये समझ लो कि तुमको याद ही करना है, खत्म। रिजल्ट अगर आपको बनाना है कि अगर एफ एक्स आपको इस तरीके का पॉलिनोमियल दिया है एक्स की पावर -1, है ना, और कहाँ दिया है, ओवर क्यू, ओवर क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसका जो स्प्लिटिंग फील्ड आएगा, इसका जो स्प्लिटिंग फील्ड आएगा वो आएगा क्यू 1 की पावर 1/n, क्यू का एक्सटेंशन क्यू 1 की पावर 1/n। ये निकला कहाँ से, इसको जैसे ही x की पावर n-1 को 0 करोगे x की पावर n बराबर 1 आएगा, x बराबर 1 की पावर 1/n आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका स्प्लिटिंग फील्ड से रिलेटेड। स्प्लिटिंग फील्ड होता क्या है और उसको समझाया हमने, किस तरीके से स्प्लिटिंग फील्ड आप निकालोगे जो पॉलिनोमियल गिवन होगा। आपको बस दो बातों का ध्यान रखना है। मैं फिर से एक बार यहाँ पे दोहरा रहा हूँ बात को, समझो कि पहला आपको जैसे यफ का एक्सटेंशन फील्ड आपको के दिया गया है, तो भी आपको पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया जाएगा, उसको लीनियर फैक्टर करो। मतलब एक्स माइनस ए में आया, एक्स माइनस बी में आया या एक्स माइनस सी में, इस तरीके से लीनियर फैक्टर करते गए, ठीक। तो ये जो ए बी सी डी है ये सारे के सारे इस के अंदर जाने चाहिए, इस बाद वाले फील्ड के अंदर। ये मत सोच लेना ये इसके अंदर जा रहे हैं तो खत्म हो गया काम, हो सकता है इसके अंदर भी जा रहे हो, लेकिन हमारा टास्क ये है, हमें ये चेक करना है कि ये इसको के अंदर ही जाना चाहिए, मतलब जो एक्सटेंशन फील्ड होगा उसके अंदर जाना चाहिए। दूसरी बात आपको ये चेक करना है कि यफ और के बीच में कोई ऐसा फील्ड हमको ना मिले। मान लो कि कोई ऐसा फील्ड आपको यफ डैश मिला जिसके अंदर भी ये ए बी सी डी सारे के सारे आ रहे हैं और ये यफ को कंटेन भी कर रहा है, यानी अगर ये एफ डैश इसके अंदर मिल गया तो वो स्प्लिटिंग फील्ड नहीं बनाएगा, नॉट स्प्लिटिंग फील्ड। लेकिन अगर ये नहीं मिला एफ डैश ना मिले तो स्प्लिटिंग फील्ड बनाएगा। आई थिंक ये वाली बात आप क्लियर तरीके से समझ के होगे कि है क्या एक्चुअली में, है ना। अब जैसे इस तरीके से थ्योरम वाइज लिख के दे दें आपको, है ना, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जो बातें अभी समझाई है ना उन्हीं को देखो थ्योरम में कैसे घुमा रहे हैं ये लोग, कैसे के बी द फील्ड, है ना, लेट के बी द फील्ड, ये अगर हमारे पास कोई फील्ड एफ एक्स हमारे पास बिलोंग कर रहा है के ओवर एक्स में, जो पॉलिनोमियल है वो के ओवर एक्स के अंदर जा रहा है,
और हमने आपको क्या बताया कि जो पॉलिनोमियल आएगा लीनियर फैक्टर करोगे वो के के अंदर जाना चाहिए, वही बात लिख रही है ना। दूसरा, यहाँ पे थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया, इसको जो है के को इरेज करके यफ कर लो तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यफ ही मैंने स्टार्टिंग से लेके चले। लेट एफ बी द फील्ड है, एफ ओवर एक्स के अंदर है, ठीक। अब क्या है, लेट एक्सटेंशन फील्ड, हमारे पास कोई एक्सटेंशन फील्ड है, ठीक, इन विच एफ एक्स स्प्लिट्स, एफ एक्स क्या कर रहा है, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है कि उसे लीनियर फैक्टर में हम कर रहे हैं। अगर जहां पे आपको स्प्लिट्स टर्म मिले, इसका मतलब उस पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर में आप तोड़ रहे हैं, ठीक। स्प्लिट्स एज, ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं जैसे हमारा जो पॉलिनोमियल आया उसको हमने स्प्लिट करके ऐसा कुछ लिख दिया, ए नॉट एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू डॉट 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 एक्स माइनस ए एन, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमने 1 बना दिया, जहाँ पे वेर ए एन जो है वो बिलोंग कर रहे हैं कहाँ, के अंदर। हमने यही बात तो कही थी कि ये जितने ही फैक्टर आते हैं वो सारे के सारे के अंदर जाने चाहिए। के अंदर मतलब बाद वाली फील्ड के अंदर, बाद वाली फील्ड के मतलब जो एक्सटेंशन फील्ड हो, इसका मतलब, ठीक। देन ये जो सेट है के टाइम्स ए वन ए टू ए नॉट ए वन ए टू डॉट 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 ए एन, के टाइम्स लिखने का मतलब क्या है कि के अंदर ये सारे के सारे जा रहे हैं। तो यानी ये इस तरीके से अगर कोई एक्सटेंशन फील्ड बनाओ, के टाइम्स ए नॉट ए वन ए टू ए एन, तो ये क्या होंगे, स्प्लिटिंग फील्ड इज अ, यहाँ पे लिखो इज अ स्प्लिटिंग फील्ड, स्प्लिटिंग फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स और के। जो बात मैंने आपको एग्जाम्पल और बाकी चीज़ों के थ्रू बताई ना, डेफिनेशन के थ्रू, वही बात इस थ्योरम में लिखी है। अब देखो, इसको प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ी थ्योरम है, तो आप इसका स्टेटमेंट समझ के बस जाइए। मैं इन शॉर्ट बताता हूँ इसको कि अगर यफ का एक्सटेंशन फील्ड के है तो कोई भी पॉलिनोमियल है जिसको हम इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन करने का मतलब लीनियर फैक्टर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिख रही, और इसके सारे कोफिशिएंट यानी रूट्स जो हैं वो सारे के सारे इस तरीके से बना रहे हैं। मतलब जो एक्सटेंशन फील्ड यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा ही देता हूँ। देखो, जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिया क्यों का एक्सटेंशन फील्ड आपने ले लिया क्यों, √2 √3 5 √7 √11, इस तरीके से ले लिया। एफ एक्स आपको ऐसा है लीनियर फैक्टर, क्या, एक्स माइनस √2 एक्स माइनस √3 एक्स माइनस √5 एक्स माइनस √7 एक्स माइनस √ इस तरीके से कोई लीनियर फैक्टर पॉलिनोमियल आपने बनाया। अब देख रहे हो ये क्या है, बाद वाली फील्ड को हमने क्या माना है, हमने के माना है, बाद वाली फील्ड को नहीं क्या हो जाता, के माना है, और पहले वाली फील्ड को एफ माना था। अब देखो ये जो के टाइम्स बन रहा है हमारे पास, के क्या है यहाँ पे क्यों है, यानी ये जो क्यों टाइम्स बन रहा है √2 √3 √5 √7 √11, ये क्या होगा, स्प्लिटिंग फील्ड होगा, स्प्लिटिंग फील्ड का ओवर क्यों। बस जस्ट सिंपल, ये जो बड़ी सी थ्योरम मैंने लिखी है इसका जस्ट मतलब यही है जो मैंने इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को समझ के जाओ, है ना। दूसरी बात एक आती है क्रॉनिकर्स थ्योरम। क्रॉनिकर थ्योरम बताती क्या है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड एक्सटेंशन बताती है। मतलब क्रॉनिकर थ्योरम से आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी एग्जाम्पल में स्प्लिटिंग फील्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब एग्जिस्टेंस, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस के लिए क्या ऐसी चीज होगी जो नेसेसरी होगी, जो करना ही करना है, समझ रहे हो, वो बताती है। तो ये थ्योरम, इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको करके ही जाना है ना। भले अगर ना याद हो तो उसी दिन पढ़ के रट के किसी भी तरीके से जाओ, 100% ये मिलेगा आपको, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले होते हैं डायरेक्टली थ्योरम के स्टेटमेंट वो पूछे जाते हैं।
और चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू टाइप का है, तो 100 क्वेश्चन लगभग लगभग टोटल आते हैं, 75 आपको करने होते हैं, तो उसके अंदर तो एक स्टेटमेंट ये रखा होगा, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो इस लेमा को लिख लो, या थ्योरम लेमा है हमारे पास, या क्रॉनिकर लेमा, क्रॉनिकर्स लेमा या थ्योरम। इसको हम एग्जिस्टेंस ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड एक्सटेंशन बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड, ठीक। ये क्या कहती है, द फील्ड नहीं, लेट एफ बी द फील्ड, के को हम जब भी कहेंगे एक्सटेंशन फील्ड लेंगे, हैं, लेट एफ बी द फील्ड, लेट एफ बी द फील्ड। मान लो एफ हमारे पास क्या है, फील्ड है, एंड एफ एक्स बी अ नॉन कांस्टेंट, लिखो एफ एक्स बी अ नॉन कांस्टेंट, एफ एक्स बी अ नॉन कांस्टेंट इररिड्यूसिबल, एफ क्या है, फील्ड है, और एफ एक्स कोई जो पॉलिनोमियल है वो नॉन कांस्टेंट इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन के ओवर एक्स, बाद वाली फील्ड है के ओवर एक्स, नहीं, यहाँ पे लिखो एफ ओवर एक्स। एफ आपका कोई भी फील्ड है और एफ एक्स जो है वो नॉन कांस्टेंट इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब नॉन कांस्टेंट इररिड्यूसिबल का मतलब क्या हुआ, कि वो फील्ड कांस्टेंट ना हो, जो एफ एक्स आप पॉलिनोमियल ले रहे हो, जैसे एक्स एफ एक्स बराबर 1 ना हो, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और जैसे एफ एक्स बराबर आप एक्स लिख रहे हो, ये भी एक पॉलिनोमियल है बट वेरिएबल की है, यानी ये कांस्टेंट नहीं, ये नॉन कांस्टेंट है। और ऐसी हमको लेने हैं जो इररिड्यूसिबल हो, इररिड्यूसिबल का मतलब ये हुआ कि उसके लीनियर फैक्टर ना हो पाए, यानी वो रिड्यूस ना हो पाए, है ना, रिड्यूस ना हो पाए। जैसे 1 डिग्री का पॉलिनोमियल कोई भी ले लो, जैसे x-1 लिखा है, x-1 अगर एफ एक्स को लोगे तो इसे कहाँ रिड्यूस कर पाओगे, इसे फैक्टराइज भी आप नहीं कर सकते, है ना। तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ऑलवेज कैसा रहता है, इररिड्यूसिबल रहता है ना। तो यहाँ पे एफ क्या है, कोई फील्ड है, और एफ एक्स नॉन कॉन्स्टेंट इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है एफ एक्स में, देन कह रहा अगर ऐसा है, देन देयर एग्जिस्ट, कह रहा एक आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एन टेंशन के ऑफ एफ, है कि अगर एफ फील्ड है और एफ एक्स इररिड्यूसिबल नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ऑलवेज कैसा रहता है, इररिड्यूसिबल रहता है। तो कह रहा है कि आपको एक एक्सटेंशन फील्ड के मिलेगा, किसका, एफ का, इन विच जहां पे क्या होगा, एफ एक्स एडमिट्स अ रूट, एडमिट्स अ रूट, जहां पे एफ एक्स क्या एक रूट एडमिट करेगा, कहाँ के अंदर, के अंदर, बस जस्ट सिंपल है एग्जिस्टेंस ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड एक्सटेंशन, ठीक। अब इसका भी प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, और एक दूसरी बात कि मैंने जो है क्या कह रहे हैं, आपको एक पीडीएफ भेजी थी, तो उसमें इसी तरीके से कुछ 2 4 5 10 थ्योरम्स लिखी हुई हैं, तो उन थ्योरम को आप क्या करिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। और पढ़ लेंगे तो बेटर हो जाएगा, 5 6 7 थ्योरम होंगी, है ना, तो मुझे ज़्यादा वर्क करना इस पे नहीं पड़ेगा, है ना, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी वर्क करते करते। अब जैसे हमने स्प्लिटिंग फील्ड बता दिया, उससे रिलेटेड 1 2 थ्योरम बता दिए, और जो कुछ थ्योरम बची हुई हैं 4 5, वो क्या करिएगा आप इस पे देख लीजिएगा नोट्स में। अब मैं थोड़ा गैल्वा ग्रुप के बारे में समझाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, वो भी समझ लो, फिर इसको फिनिश करते हैं अपन। देखो गैल्वा ग्रुप होता क्या है, अब आता है नेक्स्ट, गैल्वा ग्रुप या गैल्वा थ्योरी, है ना। गैल्वा ग्रुप पढ़ लो, गैल्वा ग्रुप से रिलेटेड आपको
कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे स्प्लिटिंग फील्ड गैल्वा ग्रुप से रिलेटेड, बस इतना बहुत है ना। देखो गैल्वास ग्रुप, पहले पढ़ोगे गैल्वास ग्रुप क्या होता है। देखो गैल्वास ग्रुप बेसिकली बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होती है, बहुत कठिन भी चीज़ नहीं होती है, और सिंपल भी चीज़ होती है। कैसे होती है मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो लेट हाँ यहाँ पे देखो, लेट के बी ए एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ, लेट के बी अ एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ। अगर के हमारे पास कोई एफ का एक्सटेंशन फील्ड है, द ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, the group of all automorphism of K over F, K over F is called Galois group, called Galois group, called Galois group. It is denoted by it is denoted by it is denoted by A over F और ऑट A over F। ऑटोमॉर्फिज्म आपने पढ़ी, कलेक्शन ऑफ ऑल आइसोमॉर्फिज्म, उसको बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म, और ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन बनाता है क्या, गैल्वा ग्रुप। एंड ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा, जैसे ग्रुप है तो ग्रुप का कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ गैल्वा के ओवर एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। डिग्री ऑफ एक्सटेंशन जानते हो ना, डिग्री का मतलब वो डायमेंशन कितनी है ना, जैसे कुछ जो वेक्टर स्पेस के ओवर या इस तरीके से बनाता है तो उसकी डायमेंशन कितनी रहती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, अब देखो पहले इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ऑटोमॉर्फिज्म आपने पढ़ा होगा है ना, जैसे मान लो कोई फाइव मैप हमने डिजाइन की कहाँ से, जी से लेके जी पे, और ये ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करती, तो इसका मतलब ये है ऑटोमॉर्फिज्म होने से पहले फाइव जी से जी पे क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का कलेक्शन बनाता है क्या, ऑटोमॉर्फिज्म, और ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन बनाता है क्या, गैल्वा ग्रुप। समझ रहे हो, ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन क्या बनाता है, गैल्वा ग्रुप। अगर हम यहाँ पे ले लें मैप z प्लस से लेके सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप बनाता है, और ये कैसे हैं, एफ एक्स बराबर प्लस माइनस एक्स, है ना, ये दोनों क्या होती हैं, आइसोमॉर्फिज्म। तो इनका कलेक्शन हम बना लें फाइव जेड प्लस से लेके जेड प्लस पे, ये क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, कलेक्शन है, कलेक्शन है। यहाँ पे एफ एक्स बराबर प्लस माइनस एक्स, है ना, और जहाँ एक्स की चॉइस कहाँ, सेट ऑफ इंटीजर से, तो ये कलेक्शन जो ऑटोमॉर्फिज्म का बनेगा, ये हमारे पास क्या बनेगा, गैल्वा ग्रुप बनेगा। समझ में आओ, कहने का मतलब ये है जस्ट सिंपल थिंग, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये गैल्वा ग्रुप समझाने का हमने आपको तरीका बताया। जैसे आपको अगर गैल्वा ग्रुप फाइंड करना है सी ओवर आर, तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए कि फाइंड द गैल्वा ग्रुप सी ओवर आर। सी ओवर आर का मतलब है सी वेक्टर स्पेस ओवर आर, इसका और मतलब क्या है, आर का एक्सटेंशन फील्ड क्या है हमारे पास, सी ओवर आर। सी ओवर आर की डायमेंशन कितनी होती है बताओ, वेक्टर स्पेस की, सी ओवर आर की डायमेंशन क्या होती है, वेक्टर स्पेस। यहाँ पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। ठीक, इसकी डायमेंशन क्या होती है, सी ओवर आर की, जो कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे क्या है, रियल है, तो इसकी जो
चॉइसेस होंगी ए प्लस आई बी टाइप से होंगी। इसकी जो बेसिस आएंगी 1, आई आएगी, 1, आई आएगी। तो 1, आई जितनी बेसिस के अंदर एलिमेंट होते हैं उतनी इसकी क्या होती है, डायमेंशन होती है। या डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस अगर आप देखोगे सी और आपने पढ़ी होगी वेक्टर स्पेस, तो हमारे पास कितनी होती है, इसकी डायमेंशन 2 होती है। तो डायमेंशन 2 होने का मतलब है कि डायमेंशन 2 होने का मतलब क्या है, इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर किसका, इसका ऑर्डर गैल्वा, कौन सा गैल्वा, सी ओवर आर ग्रुप है ना, तो कुछ ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर कितना है, 2। आपको पता है 2 ऑर्डर का ग्रुप यानी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होता है, किसके आइसोमॉर्फिक होता है बताओ, Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है। अरे यार पेन नहीं चल रहा है, किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z2 के, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है, समझ लो। तो जो गैल्वा ग्रुप मिलेगा सी और आर, वो किसके आइसोमॉर्फिक मिलेगा, Z2 के जैसा होगा। अब कैसा भी हो लेकिन Z2 के जैसा होगा। Z2 के अंदर एलिमेंट 0, 1 होंगे, जैसे 0 का ऑर्डर 1, का ऑर्डर कितना 2, ऐसे इसके अंदर 2 एलिमेंट यानी गैल्वा ग्रुप सी और आर के अंदर 2 एलिमेंट मिलेंगे, जिसमें एक का ऑर्डर 1 होगा और दूसरे का ऑर्डर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये बस समझ पा रहे हैं आप कि नहीं बताओ, है ना। इसी तरीके से अगर आप पॉलिनोमियल या स्प्लिटिंग फील्ड दी जाए तो आप कैसे गैल्वा ग्रुप को फाइंड करेंगे, ये वाली बात हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो ध्यान दो, फाइंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द गैल्वा ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड, फाइंड द गैल्वा ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर आर। तेरा इस वाले गैल्वा ग्रुप, फाइंड गैल्वा ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड ओवर आर, तेरा ये स्प्लिटिंग फील्ड ओवर आर बनाता है, तो इस वाले गैल्वा ग्रुप को आपको फाइंड करना है कि वो गैल्वा ग्रुप हमारे पास क्या होगा। देखो ध्यान दो, जैसे जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया है ना, समझना है आराम से, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। जरा इसे फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ एक्स प्लस 1 बचा, प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस 1 बचा है, क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स प्लस 1 आया, यहाँ से क्या है, एक्स माइनस आई है और एक्स प्लस आई आ गया। यहाँ से आपको क्या हुआ, ए का रूट आपको मिला -1, यहाँ से रूट मिला आई और यहाँ से रूट मिला आपको -i। ये जो रूट हैं वो बिलोंग कर रहे हैं किसके अंदर, आर आई के अंदर, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर कॉम्प्लेक्स के साथ में। और दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स के अंदर भी ये बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये जो -1 है ये रियल के अंदर भी है और कॉम्प्लेक्स के अंदर है। यानी जो हमारा के होगा, जो हमारा के होगा, जो भी हमारा के होगा, के आया तो आर आई होगा, और आर आई और कुछ नहीं होता, किसके आइसोमॉर्फिक होता है, सी के आइसोमॉर्फिक होता है ना। अब जब सी के ही आइसोमॉर्फिक आ रहा ही होता है, मतलब इसके जो रूट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा सी के अंदर जा सकते हैं, सी से तो वेरी नहीं कर सकते हैं, तो आर आई सी के आइसोमॉर्फिक होगा। देखना किसके ओर है, आर के ओर देखना, तो सी ओवर आर ही बनेगा। तो सी ओवर आर का ऑर्डर क्या होता है, 2 अभी पीछे देख चुके, और 2 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होता है, तो Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है। तो समझ में आया, तो इसका भी गैल्वा ग्रुप जो हमारे पास निकला वो कुछ और नहीं निकला, वो Z2 ही निकला। फाइंड द गैल्वा ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड, ये जो स्प्लिटिंग फील्ड का हमको दिया गया, इसका जो गैल्वा ग्रुप हमने फाइंड किया वो यही फाइंड किया, ठीक। चलो मैं और क्वेश्चन करता हूं तो और बेसिकली क्लियर होगा। लिखिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, फाइंड द गैल्वा ग्रुप, फाइंड द गैल्वा ग्रुप, फाइंड द गैल्वा ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स, एक्स की पावर 5 -1 आर, है ना, इसका गैल्वा ग्रुप आपको निकालना। जस्ट सिंपल थिंग,
एफ एक्स बराबर आप लिखो एक्स की पावर 5-1, फिर लिखो एफ एक्स बराबर 0। 0 जैसे लिखोगे यहाँ एक्स की पावर 5-1 बराबर 0, यहाँ से एक्स की पावर 5 बराबर 1, यहाँ से आएगा यक्स बराबर 1 की पावर 1/5। इसको आप अल्फा मान लो, से अल्फा, से कह दिया अल्फा, हमारे मन जो भी कहते हैं अल्फा बीटा। तो ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी नहीं बन गई, अल्फा की पावर 5 बराबर 1 फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना। तो इसका एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक 1 आएगी, एक अल्फा आएगी, अल्फा स्क्वायर आएगी, अल्फा क्यूब आएगी, अल्फा की पावर 4 आएगी। ये 5 रूट ही मिलेंगे। और कहाँ पे मिलेंगे? सारे के सारे यूनिट सर्कल पे मिलेंगे। 1 मिलेगा सेम डिस्टेंस पे, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा और पांचवा मिलेगा। इनसे डिस्टेंस होगी सबकी सेम होगी। इस तरीके से ये 5 रूट मिलेंगे आपको, है ना, सारे के सारे यूनिट सर्कल पे। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से हो जाएगा 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4। ने पढ़ के रखा होगा है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, 5 रूट ऑफ यूनिटी, इस तरीके से। तो इसके अंदर एक रूट तो इमेजनरी मिलेगा ना, जैसे 1 तो आ गया रियल, बाकी जो 4 रूट है कम से कम एक तो इमेजनरी होगा ना, जो पेयर में आते हैं। जो एक पेयर में आएगा तो दूसरा भी आ जाएगा, तो 2 रूट तो इमेजनरी मिलेंगे ना। तो यहाँ से लिख दो एटलीस्ट 1 रूट इमेजनरी। आपको एक बात पता चली, एटलीस्ट 1 रूट, एक रूट इमेजनरी होगा। और जैसे ही एक रूट इमेजनरी हुआ तो यहाँ से क्या पता चलेगा? स्प्लिटिंग फील्ड। कैसे? फील्ड वो आर आई के आइसोमॉर्फिक होगा। और आर आई किसके आइसोमॉर्फिक होने वाला है? आर आई ले लो या आर अल्फा। जैसे पिछली बार हमने आर आई लिया था, तो अब की बार क्या ले लो? आर अल्फा। और आर अल्फा किसके आइसोमॉर्फिक होने वाला है? ई के आइसोमॉर्फिक होने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि गैल्वा ग्रुप सी ओवर आर जो होगा उसका ऑर्डर, अगर आप निकालोगे तो सी और आर का ऑर्डर क्या होता है? 2। 2 का ऑर्डर क्या आएगा? Z2 आ जाएगा। से कुछ बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। Z2 वाले देख लिए ना। अब एक जैसे हम पॉलिनोमियल कोई दूसरा लेते हैं, उसमें समझो। मान लो ऐसा पॉलिनोमियल लेते हैं, अभी तक हमने 2 पॉलिनोमियल ऐसे लिए जिसके अंदर रूट आपको इमेजनरी मिल ही रहा था। लेकिन अगर ऐसा पॉलिनोमियल लो आप जिसके अंदर रूट इमेजनरी ना मिले, फिर क्या चांस होगा? देखो, जैसे अब की बार ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, फाइंड द गैल्वा ग्रुप, फाइंड द गैल्वा ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 ओवर आर। अब ध्यान दो, जैसे इस वाली पॉलिनोमियल को जैसे ही आप फैक्टराइज करने हो गए तो क्या आएगा? x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6, ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस 2। इसको और फैक्टराइज करोगे तो x माइनस रूट 3 आएगा, x प्लस रूट 3 आएगा। इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस रूट 2 आएगा और x प्लस रूट 2 आएगा। यहाँ से आपको ये बात पता चली कि प्लस माइनस रूट 3 निकला और प्लस माइनस रूट 2 निकला। इसकी वैल्यू निकली आपको? x की वैल्यू निकली। इसके अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो c के अंदर जा रही हो, यानी ये r के अंदर ही जा रहा है। ठीक, तो स्प्लिटिंग फील्ड जो आपको यहाँ पे मिला, स्प्लिटिंग फील्ड इसका, तो r का स्प्लिटिंग फील्ड क्या ही मिला आपको? r ही मिला, यानी जो k मिला वो r ही मिला। खुद का एक्सटेंशन तो होता है, r का एक्सटेंशन तो होगा, r का सबसेट भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये r ओवर r बना और r ओवर r एक गैल्वा ग्रुप बना। ठीक, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? r ओवर r। आपको पता है जो वेक्टर स्पेस fn ओवर f होता है, यहाँ पे सेम वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड, उसकी डायमेंशन n होती है। जो यहाँ पावर होती है, यहाँ पावर 1 है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? 1। और 1 डिग्री का, 1 डिग्री मतलब 1 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होता है? Z1 के आइसोमॉर्फिक होता है। Z1 का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक एलिमेंट होगा, और वो भी क्या? आइडेंटिटी। सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो भी क्या होने वाला है हमारे पास? आइडेंटिटी होने वाला है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं, यहाँ से एक रिजल्ट बन गया। अभी तक जो Z2 Z3 ये Z2 निकला हमारा, तो उसके अंदर एक तो कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा ना, जो भी पॉलिनोमियल होगी। देखो पॉलिनोमियल होगी या तो उसके अंदर रियल रूट मिलेगा या तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा।
दोनों साथ में मिल सकते हैं। अगर कोई एक भी कॉम्प्लेक्स रूट मिला तो वो हमेशा Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, और अगर सारे के सारे रूट रियल मिले तो वो हमेशा Z1 के आइसोमॉर्फिक होगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से एक रिजल्ट बन गया आपके पास, रिजल्ट ये बन गया कि द गैल्वा ग्रुप ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड एक्स ओवर आर, सिर्फ ओवर आर की बात कर रहे हैं, एफ एक्स ओवर आर, ना तो ओवर क्यू की बात की है ना ओवर सी की बात की। अगर कोई भी गैल्वा ग्रुप है स्प्लिटिंग फील्ड का ओवर आर की बात कर रहा है तो कैसा होगा, वो या तो Z1 होगा या तो Z2 होगा। अगर इफ ऑल द रूट ऑफ एफ रियल, अगर सारे के सारे रूट फंक्शन के क्या हो रियल, तो Z1 क्या आइसोमॉर्फिक होगा। इफ एट लीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इज इमेजिनरी, है ना। ओवर आर, देखो ओवर आर में सिर्फ दो बातें बनेगी। गैल्वा ग्रुप जो स्प्लिटिंग फील्ड ओवर आर होगा वो या तो Z1 के आइसोमॉर्फिक होगा या तो Z2 के। अगर कोई एक रूट भी आपको इमेजरी मिल गया तो हमेशा Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर कोई भी रूट इमेजरी उसके अंदर नहीं है तो ऑलवेज वो Z1 के ही आइसोमॉर्फिक रहने वाला है। अब इसी तरीके से रिजल्ट के फॉर्म में मैं लिखवाया दे रहा हूँ। हेडिंग डाल लो रिजल्ट और शुरू हो जाओ मेरे साथ। रिजल्ट पहला है, इफ मान लो पॉलिनोमियल ऐसी हो आपके पास एफ एक्स बराबर एक्स की पावर -1 टाइप की। अब की बार ओवर क्यू की बात कर रहे हैं, नॉट ओवर आर। ओवर आर के लिए हम लिखवा चुके, सिर्फ Z1 या Z2 के आइसोमॉर्फिक हुआ, लेकिन ओवर क्यू की बात करें देन जो गैल्वा ग्रुप बनेगा, गैल्वा ग्रुप के जो भी इसका एक्सटेंशन फील्ड होगा ओवर क्यू, है ना, ओवर क्यू, जो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, एन के आइसोमॉर्फिक होगा। यूएन जानते हो, यूनिटरी ग्रुप, याद है कि नहीं, यूनिटरी ग्रुप सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा, है ना। यूएन क्या होता है, यूनिटरी ग्रुप होता है। एंड इस ग्रुप ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ के ओवर क्यू की बात कर रहे हैं, इसका ऑर्डर होता है फाई एन। आइलर फाई फंक्शन निकालना आपको आता होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल जैसे मान लो ये ले लो, एग्जाम्पल है आपके पास कि गैल्वा ग्रुप क्यू 1 की पावर 1/n या 1/10 ले लो, 1/10 ओवर क्यू, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, U10 के आइसोमॉर्फिक होगा। और U10 किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z4 के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक। अब ये जो UN वाले आइसोमॉर्फिज्म है ये देखिएगा, ये ज़्यादातर इसका ऑर्डर पूछेगा, तो U10 का ऑर्डर कितना होता है, U10 का ऑर्डर हो जाएगा 510। 510 कैसे निकालोगे, 2 × 5, इसे प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो, फिर क्या लिखोगे, 2 × 5 लिखा है, फिर 1 - 1/2 करोगे, ये जो यहाँ पहला टर्म, और 1 - 1/5 जैसे जनरेटर आप निकालते थे उस तरीके से, तो 2 × 5 हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 4/5। 5 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 4 एलिमेंट, यानी ये Z4 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ये साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक, UN तरीके से। ऐसे ही मान लो यहाँ पे अगर 6 आ जाए तो इसका ऑर्डर 5 6 हो जाएगा, है ना, वो देख लो किसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो इस तरीके से आप यूनिटरी ग्रुप के बारे में जानते हैं आप, है ना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक। अब दूसरी बात देखो क्या है, दूसरा रिजल्ट आपके पास ये आएगा कि अगर इफ यफ फाइनाइट फील्ड है, अगर यफ क्या है, यफ इज फाइनाइट फील्ड, फील्ड क्या है, फाइनाइट, ऑफ ऑर्डर P⁴n, ठीक है, ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, P⁴n ऑर्डर है, देन एफ, तब जो एफ है वो क्या होगा, गैल्वा ग्रुप एफ P⁴n, इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। जो गैल्वा ग्रुप होगा एफ, मतलब जो एफ अगर फाइनाइट फील्ड है ऑर्डर P⁴n का,
तो एफ किसके आइसोमॉर्फिक होगा, गैल्वा ग्रुप एफ पी टू द पावर एन के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। जैसे एफ फाइनाइट फील्ड होने का मतलब ये हुआ कि जैसे जेड पी है, जेड पी फाइनाइट फील्ड होता है, ठीक। तो ये जो एफ आएगा यानी जेड पी आएगा, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, गैल्वा ग्रुप जेड पी ओवर पी टू द पावर, है ना, पी टू द पावर एन, ऑर्डर उसका एन होगा, है ना, ऑर्डर इसका क्या होगा पी, इसके आइसोमॉर्फिक होगा इस तरीके से, ठीक। हाँ, एक और रिजल्ट है बहुत अच्छा, इसमें लिखो कि अगर एफ फाइनाइट फील्ड है, इफ एफ क्या हमारे पास फाइनाइट फील्ड, एफ अगर फाइनाइट फील्ड है एंड के ओवर एफ इज एक्सटेंशन ऑफ एफ, अगर एफ फाइनाइट फील्ड है और के क्या है हमारे पास, के जो है एक्सटेंशन फील्ड इज एक्सटेंशन ऑफ एफ, ये क्या है एफ का एक्सटेंशन है, देन गैल्वा ग्रुप, गैल्वा ग्रुप इज साइक्लिक, इज साइक्लिक, इज साइक्लिक, देन गैल्वा ग्रुप इज साइक्लिक ऑर्डर के ओवर एफ। मतलब ये कि अगर एफ कोई भी फाइनाइट फील्ड है और के उसका क्या है एक्सटेंशन फील्ड है, इसको जरा सही करो, अगर एफ कोई भी फाइनाइट फील्ड है और के उसका क्या है एक्सटेंशन फील्ड है, तो जो गैल्वा ग्रुप आएगा, देखो अगर एफ हमारे पास फाइनाइट फील्ड है और के उसका एक्सटेंशन फील्ड है किसका, एफ का, देन गैल्वा ग्रुप साइक्लिक बनेगा किस ऑर्डर का, के ओवर एफ का, अगर एफ फाइनाइट है तो। जैसे अगर एफ फाइनाइट है, जैसे एफ को मैं ले लूं जेड फाइव, ये फाइनाइट फील्ड है, ठीक, और के इसका एक्सटेंशन फील्ड है, जैसे के को मैं ले रहा हूँ, जेड फाइव का एक्सटेंशन फील्ड क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी है बात है, जेड सेवन हो जाएगा। तो के ओवर एफ जो बनेगा, के ओवर एफ क्या बनेगा, जेड सेवन ओवर जेड फाइव बनेगा, के ओवर एफ क्या बनेगा, जेड सेवन ओवर जेड फाइव बनेगा। तो कह रहा है कि ये जो है एक साइक्लिक ग्रुप बनेगा, ये क्या बनेगा, साइक्लिक ग्रुप बनेगा, है ना, जो इसका ऑर्डर होगा, यानी जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर, खत्म, है ना। अब इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये जानकारी अभी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ये बस आपको इतना याद रखना है कि जो एफ अगर फाइनाइट फील्ड है और के इसका एक्सटेंशन है, तो गैल्वा ग्रुप जो बनेगा वो साइक्लिक बनेगा, ऑर्डर कितना होगा, जितना के ओवर एफ का ऑर्डर होगा, है ना, इसका ऑर्डर कितना होगा, जो इसका ऑर्डर निकलेगा वही इसका ऑर्डर हो जाएगा, बस इतनी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक। तो ये हो गई आपको गैल्वा ग्रुप के बारे में जानकारी। गैल्वा ग्रुप में बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, इतना पढ़ लो आप यूनिट 4 में, आपको 8 से 10 क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाएंगे, है ना। और अगर आप जो हमने भेजी थी उसमें नॉर्मल और सेपरेबल एक्सटेंशन वगैरह की भी थ्योरम रट लोगे 2-4, तो हो सकता है 1-2 नंबर आपके और बढ़ जाएं, है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब आज के लिए क्या सेमेस्टर के लिए ही इतना ही, है ना। एक किताब बची है तो अगली बार जब आएगा 6 सेमेस्टर तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।